हाँ बेटा देखिए, आज हम लोग ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में कोई लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये हम लोग देखेंगे कि लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कौन कौन से लॉज हैं जिससे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की फिनोमेना हैपन हो सकती है, ये हम लोगों को इसमें डिस्कस करना है। ठीक है बेटा। तो पहला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो फिनोमेना है, फर्स्ट जैसे मान लीजिए कि ये कोई एक मेटल सरफेस है और इस मेटल सरफेस में जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को यदि इस मेटल सरफेस से रिलीज करना है, आउट करना है, तो इस पर जो भी लाइट इंसिडेंट होगी उस लाइट की एक फिक्स क्या होनी चाहिए, एक एनर्जी होनी चाहिए, जिसको हम लोग E इक्वल टू क्या बोलते हैं, E इक्वल टू एच न्यू कहते हैं। तो इस लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है, जिसको हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं, न्यू से, इस न्यू की एक प्रॉपर फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे पहले लॉ में ये बताया गया कि जो न्यू है वह न्यू नॉट के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए, न्यू नॉट के बराबर होना चाहिए, वेयर न्यू नॉट ए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये समझ में आया बेटा, ये समझ में आया। जो यहाँ पे न्यू है वह न्यू जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर होना चाहिए, तब जाकर के क्या होगा, ये उसमें से इलेक्ट्रॉन जो है इमिट हो सकते हैं। मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो है या इमिट तभी होगा जब इस पे इंसिडेंट होने वाली लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वह थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो। तो सबसे पहला लॉ हमें ये मिला, तब जाकर के ये इलेक्ट्रॉन जो है इस सरफेस को छोड़ पाएंगे, अदरवाइज सरफेस को नहीं छोड़ सकते हैं। या दूसरा क्या होना चाहिए, कम से कम इतनी होनी चाहिए, नहीं तो न्यू की जो फ्रीक्वेंसी है क्या होना चाहिए, न्यू नॉट से ग्रेटर होनी चाहिए। ये दोनों में से कुछ भी हो सकती है। इन दोनों को कंबाइन करके आप लिख सकते हो न्यू इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू न्यू नॉट। मतलब फाइनल रिजल्ट आपको ये मिलेगा कि इस लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वह न्यू नॉट के या तो इक्वल हो या तो न्यू नॉट से ग्रेटर हो, तो जाकर के यहां से जो इलेक्ट्रॉन होगा वह सरफेस को छोड़ पाएगा। जो दूसरा लॉ इसमें दिया गया था वह लॉ ये था कि नंबर ऑफ
जो फोटॉन्स होंगे वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं, इंटेंसिटी के। मतलब यहाँ से जो लाइट आ रही है वह उस लाइट की जो इंटेंसिटी से क्या बढ़ेगा, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे। नंबर ऑफ फोटॉन का मतलब क्या हो गया कि एक फोटॉन की एनर्जी ये है, ठीक है बेटा। तो इसमें से उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे जितने ज्यादा फोटॉन्स क्या होंगे इस पर इंसिडेंट होंगे। तो दूसरा क्या लॉज मिल गया हमें कि नंबर ऑफ फोटॉन्स is directly proportional to intensity of light। जितने ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट इस पर क्या होगी, इंसिडेंट होगी, उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या होंगे इसमें इंक्रीज होंगे। जो तीसरा लॉ है उसमें बताया गया कि जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, थर्ड में जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, किसी काइनेटिक एनर्जी बेटा, किसी काइनेटिक एनर्जी या तो इस इलेक्ट्रॉन की, मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक तो सरफेस को छोड़ेगा और साथ में इसकी काइनेटिक एनर्जी। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, तो यहाँ पे जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट इस पर इंसिडेंट होगी, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट इस पर इंसिडेंट होगी उतनी इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। मतलब ये हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन या इमिटेड इलेक्ट्रॉन लिखे बेटा, इमिटेड इलेक्ट्रॉन is directly proportional to frequency of light। इसमें से इमिटेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने का काम कौन करेगा, तो जो लाइट इस पर इंसिडेंट हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी करेगी। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट इस पर इंसिडेंट होगी उतनी ही ज्यादा इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है, इसकी काइनेटिक एनर्जी। अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो यह इलेक्ट्रॉन जो है सरफेस तो छोड़ देगा लेकिन उसकी काइनेटिक एनर्जी ऑलमोस्ट क्या रहेगी, 0 के बराबर रहेगी। तो ये थर्ड लॉ हो गया। फोर्थ लॉ में हम लोग ये देखेंगे कि जो इसका फोर्थ लॉ है वह स्पॉन्टेनियस फेनोमेना है। यह क्या है, यह एक स्पॉन्टेनियस फेनोमेना है। मतलब कि जैसे ही लाइट इस पे इंसिडेंट होती है तुरंत का तुरंत इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज हो जाता है। ये नहीं है कि हाँ ये एनर्जी को ये गेन करता रहेगा, कुछ देर बाद ये सरफेस को लीव करेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। यह सरफेस को तुरंत का तुरंत यहाँ से लीव करेगा, ठीक है। तो ये जो फेनोमेना है क्या है, एक स्पॉन्टेनियस फेनोमेना है। ये बता रहा हूँ। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है तुरंत, जैसे ही लाइट इस पर इंसिडेंट हुई तुरंत ये इलेक्ट्रॉन जो है रिलीज हो जाएगा। इसमें टाइम लैग नहीं होता है, समझ आ रहा है क्या, इसमें टाइम लैग नहीं होता है। जैसे ही लाइट इंसिडेंट होती है तुरंत इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाता है। तो इसका जो टाइम होता है वह टाइम किसके बराबर होता है, टाइम डिलेड इक्वल टू, मतलब कितना टाइम लगता है, टाइम डिलेड इक्वल टू, ये आपको लगता है 10⁻⁹ सेकेंड, 10⁻⁹ सेकेंड के बराबर लगता है। बहुत छोटा टाइम है, देखो 10⁻⁹ है, मतलब 1/10⁹ हो गया। एक सेकेंड का 1/10⁹, मतलब जैसे ही एनर्जी इस पे आई तुरंत इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मतलब इतने सेकंड के अंदर में ही इलेक्ट्रॉन जो है रिलीज हो जाता है। तो ये कुछ लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थे, समझ में आ गया होगा बेटा। पहला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो लॉज है वो क्या है कि जो इस पे इंसिडेंट होने वाली जो लाइट है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वह थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल होनी चाहिए या तो ग्रेटर होनी चाहिए, तो जाकर के इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा।
दूसरा है नंबर ऑफ फोटॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, मतलब जितनी ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट इस पे इंसिडेंट होगी उतने ही ज्यादा इसमें से क्या हो गए, नंबर ऑफ फोटॉन्स आएंगे, और नंबर ऑफ फोटॉन्स जितने ज्यादा आएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज होंगे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के, मतलब यहाँ से जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट इस पर इंसिडेंट होगी उतने ही ज्यादा इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है फ्री इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। और चौथा है इसमें कोई टाइम लैग नहीं होता है, यह 10⁻⁻ सेकेंड में ही क्या होता है, जैसे ही लाइट आती है ये तुरंत इलेक्ट्रॉन जो है रिलीज हो जाता है। समझ में आ गया बेटा? ये समझ में आ गया? अरे टाइम डिले का मतलब क्या हो गया है कि जैसे ही लाइट इस पर इंसिडेंट हुई तुरंत इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। टाइम डिले का मतलब ये नहीं है कि ये है कि इसमें इलेक्ट्रॉन एनर्जी के इस पे इंसिडेंट होने के बाद बहुत देर बाद इलेक्ट्रॉन जो है निकलता है, ऐसा नहीं है। टाइम डिले का मतलब क्या है कि जैसे ही लाइट इंसिडेंट होती है वैसे ही इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाता है, तुरंत इमिट हो जाता है। टाइम डिले का मतलब क्या होता है, टाइम का लगना, कितना टाइम लग रहा है, तो टाइम बहुत कम लगता है। टाइम कितना लग रहा है, जैसे ही एनर्जी इस पे इंसिडेंट हुई इतने सेकंड के अंदर 10⁻⁻ सेकंड के अंदर में इलेक्ट्रॉन जो है सरफेस को छोड़ देता है उस एनर्जी को लेकर के। कहने का मतलब ये है। ओके सर, क्लियर हो गया। अब एक इस पे न्यूमेरिकल है, उस न्यूमेरिकल को कर लेते हैं। देखिए न्यूमेरिकल रफ कर दो। हाँ सर। तो अपना कल वाला वीडियो भेज देना सर। हाँ। न्यूमेरिकल देखिए बेटा, एक क्वेश्चन है the stopping potential in an experiment, the stopping potential in an experiment on photoelectric effect is is 2 volt. What is the maximum kinetic energy? What is the maximum kinetic energy of the photoelectrons emitted? Of the photoelectrons emitted. देखो बेटा, स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑलरेडी कल हम लोग पढ़ चुके हैं। ये कह रहे हैं कि द स्टॉपिंग पोटेंशियल इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज 2V यानी 2 वोल्ट। What is the maximum kinetic energy of the photoelectrons emitted? तो ऑलरेडी हम लोगों ने कल पढ़ा था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसमें क्या गिवन है, स्टॉपिंग पोटेंशियल को V नॉट से डिनोट कर रहे थे, तो V नॉट इक्वल टू 2 वोल्ट दिया गया है। और ये पूछ रहे हैं कि उस इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो सिंस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू E इंटू V नॉट, यही पढ़ा था बेटा।
E इंटू वी नॉट, जहां पे E इक्वल टू क्या है, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें अगर ये वैल्यू रख दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हो गया। और इंटू में पोटेंशियल, टॉपिक पोटेंशियल कितना है, 2 वोल्ट का, ये आ गया। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी है, तो यूनिट क्या होगी बेटा, जल्दी बता दो, इसकी यूनिट क्या होगी, जूल। तो ये जूल में आ गया, ये जूल में आ गया। अब इसकी एक दूसरी भी यूनिट होती है जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। अब देखो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक दूसरी भी यूनिट होती है। तो इसको यदि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना हो तो सेम इसी नंबर से, यानी कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल 19 से ही इसको डिवाइड करना रहता है। तो किस में चेंज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और नहीं तो बस 2 का आप इसे मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका आंसर एक है, एक आंसर ये हो जाएगा। और नहीं तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करें तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 पावर -19 इंटू 2 अपान में 1.6 इंटू 10 पावर -19। और अब इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, या तो ये हो जाएगा आपका 3.2 इंटू 10 की पावर -19 जूल। तो या तो आप ये आंसर लिखिए या तो ये आंसर लिखिए, ये दोनों ही आंसर सेम है। ये जूल में है और ये जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। ठीक है बेटा, यस सर। सर मिनिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए भी यही फॉर्मूला लगेगा? मिनिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी तो तब होगा ना कि जब जो लाइट इंसिडेंट हो रही है, अगर उसका वर्क फंक्शन के ही बराबर है, उसकी जो एनर्जी है वर्क फंक्शन के बराबर है, यानी कि सिर्फ क्या है उसमें से जो भी एच न्यू है, एच न्यू ये किसके बराबर है, वर्क फंक्शन के बराबर है, तो ये मिनिमम हो जाएगा। एच न्यू जो है वह वर्क फंक्शन के बराबर है, तो मिनिमम एनर्जी हो जाएगी उसकी, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी जो ऑलमोस्ट 0 के बराबर होगी। और यदि एच न्यू की वैल्यू 5 से ज्यादा है, यानी वर्क फंक्शन से ज्यादा है, तो कुछ एनर्जी क्या होगी, उसको रिलीज करने में, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने में काम आएगी, और जो बच गई वो उसके काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में काम आ जाएगी। हाँ बेटा, एक और है, एक और न्यूमेरिकल है, ड्राफ्ट कर दूं? यस सर। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें दिया गया है, शो ग्राफिकली हाउ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स maximum kinetic energy of electrons emitted from a photoelectric surface, photosensitive surface है बेटा, emitted from a photosensitive surface varies with the frequency of incident radiation, varies with the frequency of incident radiations,
रेडिएशंस। ये बताना है कि ग्राफिकली हमें शो करके बताना है कि फोटो अगर सेंसिटिव सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वह इंसिडेंट रेडिएशन के फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के वेरी होने के साथ साथ किस तरीके से वह वहां से इमिट होंगे, बस यही हमें बताना है बेटा। तो इसका ग्राफिकली हमें शो करके बताना है किस तरह से ये ग्राफ पे हम लोग शो कर सकते हैं इसको। तो देखिए बेटा, जैसे मान लीजिए ग्राफ है और किसी भी सरफेस से आप देखो इधर, जैसे मान लो कि ये फोटो सेंसिटिव एक सरफेस है, मतलब कहने का मतलब फोटो सेंसिटिव सरफेस का मतलब क्या है कि इस पे यदि लाइट इंसिडेंट हो रही है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है रिलीज हो सकता है। ये फोटो सेंसिटिव सरफेस यही कहलाएगा। अगर फोटो सेंसिटिव सरफेस नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज होने के लिए जरूरी क्या है कि जो लाइट इस पर इंसिडेंट हो रही है उस लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वह फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होनी चाहिए, तो म्यू नॉट के बराबर होनी चाहिए, यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर होनी चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कि फ्रीक्वेंसी आप जैसे आपने लाइट इस पे देना शुरू किया और लाइट की फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाते गए यहाँ पे जाकर के, यहाँ जैसे मान लीजिए इस पे हमने फ्रीक्वेंसी ले रखा है, ये इसमें फ्रीक्वेंसी है। तो जैसे जैसे आप इस पे क्या करें, आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाया, एक ऐसी पोजीशन आई जहां पे फ्रीक्वेंसी जो है, अब ये फ्रीक्वेंसी किसके बराबर हो गई, तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो गई। यहाँ पे आकर के अभी शुरू में जो फ्रीक्वेंसी थी, लाइट तो आप दे रहे थे लेकिन उस लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल नहीं थी। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे आकर के यह फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी। तो यहाँ से क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन से निकलना शुरू हो जाएगा और भी जितना ज्यादा आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे उतना ही क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है इमिट होते जाएंगे। इलेक्ट्रॉन इमिट मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो यहां से जैसे ही इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी हम लोग बढ़ाएंगे, राजदीप देखिए बेटा एक न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल है, शो ग्राफिकली हाउ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए फोटो सेंसिटिव सरफेस वेरीज विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। मतलब ये है कि रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को यदि वेरी किया जाए तो इसमें से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे उसकी काइनेटिक एनर्जी को हमें शो करना है। हाँ बेटा देखिए, यहाँ पे जो हम लोग आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक क्वेश्चन देख रहे हैं, मैंने क्या बताया कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई एक मेटल सरफेस है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हमें यहाँ से रिलीज करना है। तो ये मैंने बताया कि यहाँ से जो रे ऑफ लाइट या जो लाइट आप इस पे इंसिडेंट कर रहे हो उस लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होगी वह किसके बराबर होनी चाहिए, वह बराबर होनी चाहिए किसके, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के। या यहाँ से जो फोटॉन आएंगे उस फोटॉन की एनर्जी किसके बराबर होती है, तो E = H × न्यू के। ये फोटॉन की एनर्जी है, ये एनर्जी आकर के क्या करती है, इसको एनर्जी देती है और इसको सरफेस से रिलीज करती है। अगर इस एनर्जी की वैल्यू इस इलेक्ट्रॉन के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायर्ड है सरफेस छोड़ने के लिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं वर्क फंक्शन, अगर उस वर्क फंक्शन से ज्यादा है, जैसे E = H न्यू फाई नॉट से अगर ज्यादा है, तो उस सिचुएशन में जो ये एनर्जी है वह इस इलेक्ट्रॉन को रिलीज भी करेगी, कहां से, इस सरफेस से, और साथ में इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को भी बढ़ाएगी। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इसको KE है और इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है सरफेस छोड़ने के लिए, लीव करने के लिए, वह फाई नॉट है। तो यहाँ से जो एनर्जी आई, यह एनर्जी इन दो पार्ट में बढ़ जाती है और दोनों का सम इस एनर्जी के इक्वल ही होता है, यानी कि H न्यू = फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। बस यही डेरिवेशन है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। यहाँ पे H न्यू डायरेक्ट आपको पता है, फाई नॉट पता ही है, काइनेटिक एनर्जी पता है। इसके फॉर्म को चेंज कर सकते हैं। अब इसके दूसरे तरीके से हम लोग कैसे लिख सकते हैं वो देखिए।
जैसे कि जानते हैं कि यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है या एच न्यू, इसको यदि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के रूप में अगर हम लोग लिखें तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के रूप में कैसे लिख सकते हो बेटा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के रूप में अगर इसको लिखा जाए तो यहां पे जो फाई नॉट होता है, ये फाई नॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? जैसे फाई इक्वल टू एच न्यू। जैसे मान लीजिए कि यहां से जो एनर्जी आई, अगर वह एनर्जी इस वर्क फंक्शन के बराबर है तो इसको फाई को हम लोग एच न्यू लिखेंगे। तो देयरफॉर यहां से फाई नॉट को क्या लिख सकते हैं? फाई नॉट को एच न्यू नॉट लिख लेंगे, एच न्यू नॉट। अच्छा, न्यू नॉट किसके बराबर होगा? तो सिंस न्यू इक्वल टू, एक तो आपको ये याद रखना है। दूसरा, आप जानते हैं कि न्यू इक्वल टू क्या होता है? सी अपान लेमडा के बराबर होता है। तो न्यू नॉट किसके बराबर होगा? सी अपान लेमडा नॉट के बराबर होगा। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, मतलब किसके रिस्पेक्ट में? अब हम लोग वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में चले जाए। ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। ये अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, ये फ्रीक्वेंसी है तो ये वेवलेंथ है। तो हम चाहें तो इसको इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं हम लोग। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी भी चेंज कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या थी? काइनेटिक एनर्जी अभी हम लोगों ने पिछले वाले न्यूमेरिकल में यूज किया था। काइनेटिक एनर्जी ई इंटू में वी नॉट लिखे थे। तो काइनेटिक एनर्जी के प्लेस पे ये लिख सकते हैं, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तब ये इक्वेशन क्या बन सकता है? तो ये तीनों को आप यूज करो तो देयरफॉर फ्रॉम वन, एच न्यू की जगह पे हम लोग क्या लिख लें? एच न्यू नॉट इक्वल टू फाई नॉट की जगह पे क्या आ जाएगा? सॉरी, एक मिनट। एच न्यू इक्वल टू फाई नॉट के प्लेस पे एच न्यू नॉट लिख सकते हैं, प्लस में काइनेटिक एनर्जी के प्लेस पे ये लिख दो ई इंटू वी नॉट। तो ये इस तरह से इसका दूसरा फॉर्म हो सकता है, ये सेकंड फॉर्म हो जाएगा। हमने फाई नॉट को चेंज कर दिया किसमें? फाई नॉट को चेंज कर दिया एच न्यू नॉट में, और काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर दिया किसमें? ई वी नॉट में। जहां पे वी नॉट क्या है? ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है। या दूसरा फॉर्म इसे क्या हो सकता है? एच न्यू इक्वल टू आप यहाँ पे, अच्छा, न्यू की जगह पे क्या लिख सकते हैं? न्यू की जगह पे सी अपान में लेमडा, तो आप यहां पे लिख दो सी अपान में लेमडा इक्वल टू एच इंटू, यहां पे क्या आ जाएगा? न्यू नॉट की जगह पे सी अपान में लेमडा नॉट और प्लस ई इंटू में वी नॉट। ये इस फॉर्म में भी ये लिखा जा सकता है। ठीक है बेटा, तो ये तीसरा फॉर्म इसका ये हो सकता है, तीसरा फॉर्म ये हो सकता है। तो इस तरीके से आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को इस तरह से तीन फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है सर? हाँ बेटा, बोलो। तो एक मिनट स्क्रीनशॉट लेना हैं? हाँ सर, वो क्लियर नहीं दिख रहा था, अब क्लियर हो गया, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है।